आईआईटी मंडी के एक सर्वे के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड आईआईटी एस्पिरेंट्स में से ओनली 57.1 एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने क्लास 11th में ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। आई नो कि तुम में से बहुत बच्चे इसको देख के डिमोटिवेट हो जाओगे कि 57% बच्चों ने क्लास 11th में ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया था अच्छे से, और मैंने नहीं किया अब तक। बट इसका दूसरा पहलू बताता हूँ। 16.1% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में मन लगा के करना शुरू किया था, और 11.3% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्लास 12th में आके सीरियसली पढ़ना शुरू किया था। बात बस सिंपल है, तुम क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, अगर तुम एक सही स्ट्रैटेजी के साथ अपना प्रिपरेशन करते हो तो तुमको आईआईटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज से जेईई मेंस के 2027 के पहले अटेम्प्ट में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा होगा कि क्या मैं भी जेईई क्लियर कर सकता हूँ, क्या मैं किसी आईआईटी में जा सकता हूँ। तुम्हारे पास 1000 प्रॉब्लम्स होंगे ये जस्टिफाई करने के लिए कि यार नहीं, मेरा आईआईटी नहीं होगा। लेकिन अगले 10 महीने तक अगर तुम मेरे साथ बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब किया और जो चीज़ें मैं बताता रहूँगा उसको फॉलो किया, तो ट्रस्ट में तुम्हारा आईआईटी जाने का चांस अभी अगर इतना है तो वो कल तक इतना हो जाएगा। आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि आने वाले 6 महीने तक तुमको ऐसा क्या करना है कि 6 महीने जब पूरे हो जाए तुम रिग्रेट ना करो। एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि तुमको आने वाले 6 महीनों तक फॉलो करना है। बैकलॉग्स कैसे क्लियर हो सकते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज किए, मॉक टेस्ट कैसे चूज करेंगे, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन से टीचर से पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, किसको पहले प्रायोरिटी देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही रेयर वीडियो है और टाइम सेंसिटिव वीडियो है, क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ वो शायद 3 महीने के बाद मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बता भी तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इसको मैं ये मानूंगा कि तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम जेईई 2027 के लिए जी जान लगा के प्रिपरेशन करोगे, और मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत मानता हूँ। अगर तुमने ये लिखा तो आई बिलीव इन इट कि तुम्हारा एक्चुअली अच्छा एग्जाम जाएगा, तुम अपना 100% जरूर दोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में टोटल मैं 4 स्टेजेस में बात करूंगा। हर स्टेज में मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तुम्हारा। जो पहला स्टेज है वो तुम्हारा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है, आई एम श्योर, एंड दैट इज बैकलॉग। ये खुद में एक ऐसा प्रॉब्लम है ना जो कि तुम्हारे बाकी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा एलिवेट कर देता है। जब बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता है तुम सबसे पहले क्या करते हो, उसको क्लियर करने के लिए लग जाते हो। लेकिन उसको क्लियर करने के चक्कर में जो अभी क्लास में पढ़ाया जा रहा है तुम्हारा वो छूटने लगता है। उसको क्लियर करने के चक्कर में तुम मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हो, और मॉक टेस्ट दोगे भी कैसे? जो रिवीजन का टाइम था वो बैकलॉग क्लियर करने में जा रहा है, फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट छूटता है, रिवीजन छूटता है और एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। पर अगर मैं तुमको बताऊं कि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बैकलॉग क्लियर करने के लिए, और मैं सारे चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको सबसे पहले उनके बैकलॉग्स को क्लियर करना चाहिए। और कैटेगरी 2 भी इंपॉर्टेंट है बट उसको तुम बाद के लिए रख सकते हो, तो तुम्हारा जो बैकलॉग का लोड है ना टोटल वो हाफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टेज 2 में जाऊं, उन चैप्टर्स को फिल्टर करूं, सब्जेक्ट्स को फिल्टर करूं, तो मैं बैकलॉग से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूं जो कि तुम्हारे लिए बहुत कम आने वाला है। नंबर 1, यू कैन नॉट वेट कि तुम बैकलॉग को ना एग्जाम आने के टाइम पे क्लियर करोगे। बहुत बच्चों को लगता है कि यार अभी एक काम करता हूं, मैं सिर्फ वो पढ़ता हूं जो कि कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जब लास्ट का 1 महीना बचेगा, हाफ मंथ बचेगा, तब जाके मैं बैकलॉग क्लियर करूंगा, तब जाके मैं 11th वाले सारे चीज़ रिवाइज करूंगा और उन चीज़ों को पढ़ लूंगा जो कि मेरा उस टाइम छूट गया था। लेकिन ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती। जब वो एग्जाम का लास्ट का 1 महीना आएगा ना, आपको मॉक टेस्ट देना होगा, आप 12th की चीज़ें ऑलरेडी भूलने लगोगे, आपके ऑलरेडी 12th के बैकलॉग्स नए बन जाएंगे। तो इसलिए अगर तुम ये सोच रहे हो कि अभी मैं 11th को कार्पेट के अंदर डाल देता हूँ और मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ूंगा, तो वो बिल्कुल ही गलत चॉइस है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको करना ही है, आपको हर दिन बैकलॉग को देना है। हर दिन तुमको दिन का 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, पौने घंटा, जितना भी तुम दे सकते हो, तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुम उन चैप्टर्स को पढ़ो जो कि तुमने क्लास 11 में नहीं पढ़े थे या फिर छूट गए थे, और मैंने या किसी टीचर ने बोला है कि वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अभी से लेकर 6 महीने तक हर दिन 1 घंटा सिर्फ बैकलॉग क्लियर करते हो, इमेजिन करो कितने सारे आवर्स होंगे। तुमको रियलाइज भी नहीं होगा और एग्जाम आते आते तुम बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके होगे जो कि अभी छूटे हुए हैं। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस कि आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना है, लास्ट मंथ का वेट नहीं करना, आपको बैकलॉग क्लियर करना अभी से शुरू करना है। पॉइंट नंबर 2, आपको बैकलॉग किस ऑर्डर में क्लियर करना है। आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में, हमारे स्टेज 2 में। लेकिन आपको बैकलॉग अंधाधुंध नहीं पढ़ना है कि अरे यार ये चैप्टर पढ़ लेते, अरे ये चैप्टर पढ़ लेते, अरे ये छूट गया था ये पढ़ लेते। आपको सोच समझ के पढ़ना है, वरना वो भी टाइम वेस्ट ही होगा। आप पढ़ते जाओगे, आपको लगेगा अरे मैंने सारा बैकलॉग क्लियर कर लिया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला होगा, क्योंकि शायद जिस पे तुम इतना टाइम दे रहे हो आने ही नहीं वाला है। तो प्लीज आंख बंद करके बैकलॉग क्लियर नहीं करेंगे, जैसे मैं बताऊंगा, जो टीचर्स बताएंगे उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, जो मेरा पॉइंट नंबर 1 था उसको ही फॉलो करेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, बोलते हैं अरे भैया ने बोला था पॉइंट नंबर 1 में कि दिन को 1 घंटा बैकलॉग करो या फिर 2 घंटा करो। मैं काम करता हूँ, घर पे बैठूंगा आज तो पूरा दिन मैं सिर्फ बैकलॉग क्लियर करता हूँ, फिर आज पढ़ने में बहुत मजा आने लगा वो चैप्टर जो कि पहले नहीं पढ़ा था, तो एक काम करता हूँ कल भी वही पढ़ लेता हूँ। उस लालच में अगर तुम आओगे, पता है क्या होगा,
होगा ये कि तुम अभी बैकलॉग तो शायद करने में तुमको मजा आ रहा है, तुम उसको पढ़ते जाओगे, बट उस चक्कर में जो अभी क्लास में चल रहा है वो छूट जाएगा। तो प्लीज लालच में मत आना। जब पढ़ने का टाइम था तुमने उस चीज को नहीं पढ़ा, तो इसलिए जब अभी पढ़ रहे हो तो उसको लालच में मत पढ़ो कि आज मैं 4 घंटे पढ़ लेता हूँ, 6 घंटे पढ़ लेता हूँ। भाई जो भी क्लास में कोचिंग में पढ़ा रहा है वो पढ़ाना चाहिए। तो बैकलॉग आप सिर्फ 1 से 2 घंटे ही पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 को जो मैंने बोला उसको फॉलो करेंगे। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, एक्स्ट्रा मेहनत अभी नहीं करनी है उस चैप्टर पे। जब करना था उसका टाइम चला गया, अभी सही तरीका यही है कि आप 1 से 2 घंटे ही दो। सो स्टेज 1 हमने बैकलॉग के बारे में बात कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेज 2 व्हिच इज फिल्टरिंग द सब्जेक्ट। देखो जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है ना, ऑनेस्टली मैं कहूँ तो उसमें सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। मेरे टाइम में ना मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसको बहुत ही लाइटली लिया था। आई वाज लाइक यार इससे क्या क्वेश्चन आएगा। और जब फिजिक्स में वन ऑफ द क्वेश्चंस मैंने छोड़ा था, गलत किया, तो वो एटेन्यूएशन का एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी था, बट आई डिडंट नो द फार्मूला, और वो कम्युनिकेशन सिस्टम का था। सो आइडियली अगर तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं तुमको यही रिकमेंड करूंगा कि तुम सारे ही चैप्टर्स को पढ़ के जाओ। अगर तुम ऐसे हो जिसके बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, अभी तक सीरियसली नहीं पढ़ रहे थे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी देनी है और कौन से चैप्टर्स को बाद में प्रायोरिटी देनी है। बात करते हैं कैटेगरी 1 चैप्टर्स का एंड द सब्जेक्ट फिजिक्स। कैटेगरी 1 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, और कैटेगरी 2 ऐसे चैप्टर्स होंगे जिन पे आपको फोकस करना है आफ्टर कैटेगरी 1 चैप्टर्स आर डन। और एक बात और कि ये जो चैप्टर्स मैं तुमको बताऊंगा ना, वो एक एवरेज ट्रेंड पे बेस्ड होगा। मतलब हो सकता है कि इस साल उन चैप्टर से कम क्वेश्चन आए, बट क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरी करते हैं पेपर टू पेपर, ईयर टू ईयर। किसी साल इसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी साल एक ही क्वेश्चन आएगा, बट चांसेस आर कि इन चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो तुम्हारे स्क्रीन पे अभी कुछ चैप्टर्स देख रहे होंगे फिजिक्स के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वंस अगेन ऑन एन एवरेज मैंने लिख रखा है। वी हैव यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। काइनेमेटिक्स 1 to 2 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 to 2 क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 to 2 क्वेश्चंस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 1 to 2 क्वेश्चंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 2 क्वेश्चंस एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चंस। तुम इस पूरे टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुमको फायदा होगा, और इसको चिपका लेना कहीं पे। अब जो कैटेगरी 2 चैप्टर्स है उनके बारे में तुमको बताने जा रहा हूं, लेकिन इनको तभी पढ़ना जब कैटेगरी 1 चैप्टर्स हो जाएंगे। वी हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैपेसिटर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नाउ जस्ट इमेजिन करो अगर तुमको ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होता, तुम रैंडमली फिजिक्स का बैकलॉग क्लियर करने बैठते, तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ने बैठ जाते हैं रैंडम ऑर्डर में। तुमको लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं होता। प्लीज इन टेबल्स को अच्छे से फॉलो करना और इसी ऑर्डर में पढ़ाई करना। जो चैप्टर्स तुम्हारे ऑलरेडी इन चैप्टर्स में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन पे होल्ड है थोड़ा बहुत, सबसे पहले उनको क्लियर कर लेना, कॉन्फिडेंस आएगा। होता है ना कि यार तुमने पढ़ा था बट बीच में छोड़ दिया था, पहले उनको फिनिश कर लो, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा उनको बाद में करना। बट प्लीज ऑर्डर वही फॉलो करना, कैटेगरी 1 पहले, देन कैटेगरी 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। जेईई मेंस में केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप एनसीईआरटी को इग्नोर ही नहीं कर सकते। एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री का बुक है ना, दोनों फॉर बोथ क्लास एंड 11 and 12, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज्यादा अमेजिंग है कि यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो वहीं से आ जाते हैं। खास करके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया तो इट्स मोर देन एनफ। स्क्रीन पर तुम्हें केमिस्ट्री के कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 चैप्टर्स दिख रहे होंगे। मैंने चैप्टर्स को उनकी प्रायोरिटी और एवरेज वेटेज के हिसाब से डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 में यू हैव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 2 to 3 questions, basic principles of organic chemistry 2 to 3 questions, thermodynamics 1 to 2 questions, some basic concepts of chemistry 1 to 2 questions, structure of atom 1 to 2 questions, periodic table and periodicity 1 question, D and F block elements 1 to 2 questions, aldehydes, ketones and carboxylic acids 1 to 2 questions, electrochemistry 1 to 2 questions, compounds containing nitrogen 1 to 2 questions, chemical bonding and molecular structure 1 to 2 questions, chemical kinetics 1 to 2 questions and equilibrium 1 to 2 questions। ना एक बात ध्यान से सुनो कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको कि आप भूलते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है। सेम हैपेंस फॉर बायोलॉजी। तो क्योंकि आप इसमें चीज़ें भूलते हो, आपको रट्टा मारना पड़ता है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन पढ़ूंगा एग्जाम में आकर लिख के आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप भूल जाओगे। जो चीज़ें आप भूलते हो ना उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। तुम एक बार पढ़ोगे, तुमको उसको याद करने में 1 घंटा लगेगा, तुम उसको भूल जाओगे। जब तुम उसको दूसरी बार पढ़ोगे ना, तुम भूल चुके होगे सब कुछ, लेकिन उसको दोबारा याद करने में तुमको 1 घंटा नहीं लगेगा, तुमको हाफ आवर ही लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने उन चीज़ों को पहले पढ़ रखा था। तुम हाफ आवर पढ़ के उसको याद करोगे, फिर 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद फिर से भूल जाओगे। लेकिन जब तुम उसको थर्ड टाइम फिर से पढ़ोगे, तुमको उसको याद करने में सिर्फ 15 मिनट लगेगा। तो धीरे धीरे जो ये रिवीजन का टाइम है ना वो कम होता चला जाएगा, और ये जो ड्यूरेशन है उसको याद रखने का वो बढ़ता चला जाएगा। फाइनली तुम उसको इतने अच्छे से याद रख लोगे कि तुम उसको भूलोगे ही नहीं। बट ये एक बार पढ़ के कभी नहीं हो सकता। जितनी रटने वाली चीजें आपको उसको बार बार याद करना होगा, भूलना पड़ेगा, फिर से याद करना पड़ेगा। एंड केमिस्ट्री इज वन सच सब्जेक्ट। Now let's talk about the category 2 chapters in chemistry. We have alcohols, phenols and ethers, redox reactions, haloalkanes and haloarenes and p block elements. केमिस्ट्री में बच्चे ये करते हैं कि हर चैप्टर को ना सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ते हैं कि जैसे बुक में दिया हुआ है हमारे, अगर एनसीईआरटी में इस ऑर्डर में दिया तो इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। कोई ऐसा जरूरत नहीं है, पढ़ते हो तो अच्छी बात है, बट जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट अभी दी है उसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ सकते हो। एंड देन फाइनली लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड लो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जेईई में। एंड दैट इज व्हाई मैथ्स में स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुम्हारी स्क्रीन पर टेबल दिख रहा होगा, उसमें मैंने चैप्टर्स को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड किया है। इन कैटेगरी 1 यू हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 to 4 questions, matrices and determinants 2 questions, 3D geometry 1 to 2 questions, vector algebra 1 to 2 questions,
Sequences and series 1 to 2 questions, binomial theorem 1 question, definite integration 1 to 2 questions, application of derivatives 0 to 1 question, permutation and combination 1 question, and probability 1 question. अगर तुमने इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे यहाँ पे मार्क्स काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। और इसके बाद तुमको क्या करना है, कैटेगरी 2 चैप्टर्स। इन कैटेगरी 2 यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, indefinite integration, inverse trigonometric functions, and trigonometric ratios and identities. अगर मैथ्स बहुत ही वीक है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है तो कैटेगरी 2 को छोड़ देना, बट कैटेगरी 1 को प्लीज़ मत छोड़ना इन एनी केस। बट ये छोड़ने वाली बात सुन के बहुत उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ट्राई करना है पूरा बेस्ट कि दोनों कैटेगरीज को पढ़ेंगे, बट कैटेगरी 1 पे जी जान ला के पूरा कमांड ले लेंगे, पूरा PYQ NCERT सब कुछ छान मारेंगे। ओके, नाउ दैट तुमको चैप्टर्स के प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में पता है, तुमको पता है कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, और तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट के कारण अभी तुम्हें बैकलॉग की ओवरऑल लिस्ट थोड़ी छोटी लग रही होगी, राइट? लेकिन अभी भी तुम्हारा पूरा स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। अगले 6 महीने में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पे तुमको कमांड करना है, विच ब्रिंग्स मी टू स्टेज नंबर 3, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ये समझ लो कि तुम्हें हर रोज तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे ऐसा पूछते हैं कि भैया मुझे हर रोज तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, कि नहीं। लेकिन जब तुम वीकली एवरेज देखो तो वीक के एंड पे तुमने तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बट वंस अगेन, अगर उसमें भी तुम्हारा ऐसा केस है कि तुम्हारा मैथ्स बहुत ज्यादा ही वीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फॉर एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि तुमने मैथ्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी हो। बट कभी भी ये मत करना कि बाकी एक सब्जेक्ट को या फिर बाकी 2 सब्जेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। इट विल लीड टू कॉन्सिक्वेंसेज दैट यू आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ राइट नाउ। मेरा जो खुद का रूममेट था जेईई प्रिपरेशन के टाइम, उसका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, दिन रात मैथ्स पढ़ता रहता था, और उसका फिजिक्स में इसको इंटरेस्ट ही नहीं था। एंड यू नो व्हाट, उसका एडवांस में इतना मार्क्स आया था ना, वो इतना अच्छा मार्क्स था कि अगर उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको रैंक मिलती तो वो 4000 के आसपास होता। लेकिन बेचारे का फिजिक्स में कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, 5 मार्क्स के अराउंड उसको आया था, एंड दैट इज व्हाई ही कुड नॉट मेक इट टू एनी ऑफ द IITs। तुम समझ रहे हो, बेचारे का मैथ्स इतना अच्छा था कि उसने मैथ्स के बेसिस पे ही IIT में रैंक 4000 के आसपास कर लिया, बट उसका फिजिक्स इतना खराब था कि उसका IIT क्लियर ही नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में यू डोंट वांट टू एंड अप। आपको हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना ही है। अब अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो इस पर डिपेंड करता है कि तुम स्कूल जाते हो या फिर तुम्हारा नॉन स्कूलिंग है। क्योंकि अगर तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम ना एक ड्रॉपर के सेल्फ स्टडी के टाइम से भी कम है। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें लेक्चर्स, रिविजन, PYQs और टेस्ट सबको अपने स्केड्यूल में इंक्लूड करना है। लेकिन अगर तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें स्कूल जाने के टाइम के बीच बीच में तुमको टाइम निकालना पड़ेगा, जब तुम PYQs करो, जब तुम रिविजन करो, जब तुम ऐसे बैकलॉग्स वगैरह क्लियर करो। और क्योंकि तुम रेगुलर क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे होगे, तुमको घर पे आके सेम चीजें वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुमको इतना फोकस के साथ उस चीज को क्लास में ध्यान देना चाहिए। अगर स्कूल में NCERT पढ़ा रहे हैं, NCERT केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो इतने अच्छे से NCERT केमिस्ट्री स्कूल में ही पढ़ लो कि तुमको घर पे आके NCERT केमिस्ट्री ना पढ़ना पड़े। अगर तुमको वापस आके पढ़ना पड़ रहा है तो तुम्हारा IIT नहीं निकल सकता, इसको मैं लिख के दे सकता हूँ तुमको। बी 100% फोकस्ड यार, ताकि तुम घर पे आके सारा टाइम PYQs वगैरह में दो। सेम चीजें क्यों पढ़ेंगे वापस यार। एंड एक और बात कि मैं तुम्हें कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैंने हालांकि इस चैनल पे बहुत सारे टाइम टेबल वीडियोस बना रखे हैं, तुम उसको देख सकते हो। लेकिन आइडियली तुम्हारा गोल जेईई प्रिपरेशन के टाइम में पता है क्या होना चाहिए। एक सिंपल सी चीज है जो कि मैंने फॉलो की, आज भी करता हूँ, तुमको करना चाहिए। आप जब रात को सोने के लिए जाते हो ना, सोने से पहले आपको लिख लो कि आपको अगले दिन कब पढ़ना है, टाइम, नंबर 2 क्या पढ़ना है, एंड नंबर 3 कितना पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल तुम ये लिख सकते हो कि मैं सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक फिजिक्स का ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स, और यहाँ तक पढ़ूंगा, इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इतने सॉल्व एग्जाम्पल करूंगा, इतना PYQ करूंगा। अगर तुमने बस ये चीज़ एक रात पहले डिफाइन कर दी ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारा अगला दिन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव जाएगा कि तुमको अंदाजा भी नहीं है। बट जनरली बच्चे क्या करते हैं कि रात को बस सो जाते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर सोचते हैं चलो पढ़ते हैं, अभी बैठ के पढ़ेंगे, फिर पढ़ने का ना मन करता है ना कुछ करता है, चलो आधा घंटा बाद पढ़ लेंगे, चलो थोड़ा मूवी देख लेते हैं, चलो थोड़ा फ़ोन दिखा लेते हैं, और इन सब चक्कर में कब टाइम वेस्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए आपको ये काम करना है। अगर आप ये कर सको तो आपके लिए पता नहीं कितना ज़्यादा फायदा होगा आपको। आप रात को सोने से पहले लिख लो कि आपको अगले दिन कौन सी चीज़ कितनी देर तक पढ़नी है। दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ प्रोज एंड कॉन्स के पीछे मत भागो कि अरे भैया मैं ड्रॉपर नहीं हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, स्कूल जाना पड़ता है। अरे यार, रोने वाले रोते रह जाते हैं। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया। और इतने कई सारे लोग हैं जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ भगवान ने उनको दे रखा है, तभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको अपना सिचुएशन जो भी हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपना जी जान लगा के 100% देना चाहिए। अगर तुमको ये पता है कि तुम अपना 100% दे रहे हो ना, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। डजंट मैटर IIT हो ना हो, कुछ हो ना हो, बस तुमको अपना 100% देना है और पूरे टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, एफिशिएंटली पढ़ना है। तो रात को रूटीन बना के सोएंगे कि अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं, और मैक्सिमम टाइम पढ़ने को देंगे, सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देंगे और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे। अगर 10 क्वेश्चन लेकर बैठे हैं तो ये नहीं कि इनफिनाइट टाइम है 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का। डिसाइड करेंगे कि 10 क्वेश्चन है, इतना लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको मैं 30 मिनट्स में सॉल्व करूंगा। जिस दिन तुमने ये इनकॉर्पोरेट कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी, कोई टाइम टेबल वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। यू विल बी द बेस्ट इन द गेम। लेट्स टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच इज द टीचर्स दैट यू शुड लुक फॉर। फिजिक्स के लिए ना, अगर तुमको डाउट हो रहा है अपने कोचिंग में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो,
तो उसके लिए तुम्हारे पास अभी भी द ओजी अलग सर की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है उनके चैनल पे। वो सारी वीडियो जिसके कारण आज PW इतना बड़ा बन चुका है, वो वीडियो में दम था मेरे भाई। उनका जो स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ में रहता है वो काफ़ी इंगेजिंग और एंटरटेनिंग होता है, तुम्हारी पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा। सिमिलरली मैथ्स के लिए मोहित त्यागी सर को तुम प्रेफर कर सकते हो, वो तुम्हें इतना डीप में कॉन्सेप्ट समझा देंगे ना कि क्वेश्चंस को अप्रोच करना और समझना तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और केमिस्ट्री के लिए अरविंद सर, मेरे टीम के काफ़ी बच्चों ने अरविंद सर से पढ़ा है, क्योंकि केमिस्ट्री में ना क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझना चैलेंजिंग होता है, और इसी चीज़ को ना अरविंद सर काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाते हैं। और लास्ट में फिजिक्स के लिए तुम एनवी सर को भी रेफर कर सकते हो। इन्हें तो कौन नहीं जानता, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को देखना और समझाना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये फिजिक्स को और भी ज़्यादा इंट्यूटिव बना देते हैं। ओके, अब इस पॉइंट पे तुमको ये पता है कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन से टीचर से पढ़ना है, साथ में कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है। अब जो करना है तुम्हें करना है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करता है। और तुम्हारे एक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। देखो, आई नो कि तुम अभी जिस फेज में हो जेईई प्रिपरेशन के, बहुत सारे मॉक टेस्ट के ऑप्शंस तुम्हारे आसपास अवेलेबल होंगे। ये वाला ले लो, ये अच्छा है, ये वाला ले लो, ये महंगा है तो ये अच्छा ही होगा, बहुत सारी चीज़ें। तुम्हें से बहुत बच्चों ने अभी लेना शुरू किया होगा। 2-3 चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनना बिफोर यू डिसाइड कि तुमको कौन सा मॉक टेस्ट लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि तुम एक से ज़्यादा मॉक टेस्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम ऑलरेडी किसी कोचिंग में हो, कोचिंग तुमको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगा, तुम साथ में किसी और कोचिंग का या फिर किसी भी और का, देयर इज नो हार्म। व्हाई? क्योंकि एक कोचिंग का मॉक टेस्ट एक पर्टिकुलर टाइप का होता है। इन मेनी केसेस मैं जब फिटजी में था ना, तो फिटजी का जो AITS होता था इतना टफ आता था, उसको देने के बाद सब डिप्रेस हो जाते थे। तो अगर तुम ऐसे किसी कोचिंग में हो जिसका मॉक टेस्ट तुमको पता है कि कुछ अलग ही लेवल का है, एक्चुअल वाला जो एग्जाम होता है उससे बहुत ही डिफरेंट है, तो तुम कहीं और का मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि ज़्यादा रेलेवेंट हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम जो भी मॉक टेस्ट चूज करो ना, ये देखना कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम रेलेवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम JEE 2027 में बैठने वाले हो तो उसके क्वेश्चन JEE 2027 के पैटर्न के अकॉर्डिंग होने चाहिए, एटलीस्ट JEE 26 के पैटर्न के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब JEE 24-23 के पैटर्न के अकॉर्डिंग है तो इट्स यूजलेस, मत खरीदना उन सैम्पल पेपर्स को, यूजलेस है वो। सिमिलरली तुम जो भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करो ना, ये मेक श्योर करना कि उनके क्वेश्चंस के लेवल्स या तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो या फिर बहुत ज़्यादा ईजी ना हो। थोड़ा डिफिकल्ट हो चलेगा। अगर फिटजी की AITS लेवल डिफिकल्ट है तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारा मोटिवेशन ही किल होने लगेगा। बहुत ईजी है तो तुमको लगेगा यार मैं तो बहुत ही स्टड हूँ, मुझे सब कुछ आता है, बट एक्चुअल एग्जाम में जाओगे तुमसे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। तो जो एक्चुअल मेंस का लेवल है वही लेवल वाले क्वेश्चंस करना, थोड़ा ऊपर करोगे तो चलेगा, बट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं करना। ओके, एंड फाइनली पॉइंट नंबर 3, मॉक टेस्ट आप कितना भी दे दो, उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी मॉक टेस्ट का यही रोल होता है कि आपको ये पता चले कि आप कितना पानी में हो, आपको कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ें नहीं आती है, कौन से वीक टॉपिक्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है। आप जो भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उसका प्रॉपर एनालिसिस ले रहे हो। जो अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो आपको टेस्ट के बाद खुद बता देते हैं कि आपके कौन सी वीक टॉपिक्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है। अब अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो इनमें बस इतना बोलूंगा कि मैं कितनी भी ये सारी बातें बोल दूँ, तुम अगर उनको फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। प्लीज़ मेक श्योर करना कि इन बातों को अच्छे से फॉलो करना, अपना 100 नहीं 200% देना। और अगर तुमको कोई भी डाउट है अभी भी मन में जेईई प्रिपरेशन को लेकर या फिर आगे भी आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा उस टॉपिक पे, विल मेक श्योर दैट तुम्हारा कोई भी डाउट ना रहे और तुम्हारा जो पूरा प्रिपरेशन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज क्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि तुम कोई भी वीडियो मिस ना करो। थैंक यू सो मच।